रहे थे प्राक कडारात समासः, ठीक है जी। प्राक कडार सूत्र है, संज्ञा का अधिकार जाता है। कौन सी संज्ञा? समास संज्ञा। प्राक कडारात समासः, प्राक अव्यय है, कडारात पंचम्यंत है, समासः उपमांत है। तो कडारात प्राक समासः, कडारात मतलब कडार पद घटित सूत्र। कडार पद से क्या लेना है? कडार पदम कडार पद घटित सूत्रे लाक्षणिकम। संक्षेप में ही कडार कर दिया पाणिनि ने, तो कडार से कडारा क्रमधारय। तो कडारा का अर्थ क्या हो गया? कडारा कर्मधारय इति सूत्रार्थ, ठीक है। और प्राक मतलब पूर्व में क्या होता है? समास, समास का अधिकार जाता है। तो कडारा कर्मधारय इत्यतः प्राक समास इत्य लिखी, ऐसे दृष्टि लिखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राक क्यों कहा, यही हम कल बता रहे थे। प्राक इसलिए कहा, कह देते तो भी कार्य हो जाता था। कडारा कर्मधारय किसी सूत्र पर्यंत समास का अधिकार जाता है। लेकिन प्राक क्यों कहा, मतलब पहले, तो इसलिए प्राक कहा ताकि अव्ययी भाव इत्यादि संज्ञाओं का भी समुच्चय हो जाए। मतलब प्राक मतलब पहले संज्ञा हो जाएगी, समास संज्ञा, उसके बाद उसका नाम पड़ेगा अव्ययी भाव। पहले समास संज्ञा, फिर उसके बाद तत्पुरुष। तो इसीलिए प्राक का यही क्या है? फल है। होता है कि प्राग इति आवर्तते, प्राग की क्या करेंगे? आवृत्ति करेंगे। प्राग की आवृत्ति करेंगे तो अर्थ क्या बनेगा? प्राग समास संज्ञा ततो व्ययी भाव, प्राग समास संज्ञा ततो तत्पुरुष, प्राग समास संज्ञा ततो बहुव्रीहि, प्राग समास संज्ञा ततो द्वंद्व। मतलब पहले समास होगा, फिर उसका नाम पड़ेगा अव्ययी भाव, ठीक है। पहले समास होगा, फिर उसका नाम पड़ेगा तत्पुरुष। और नहीं तो सबका एक साथ ही अगर समास संज्ञा और उसका नामकरण कर देंगे तो सब एक ही समास रह जाएगा ना। पृथक पृथक समास कैसे होगा? समास सबकी समास संज्ञा है, लेकिन समास और अव्ययी भाव, समास और जो है तत्पुरुष, इन सबका अगर साथ में उल्लेख हो जाएगा, साथ ही अगर संज्ञा कर दी जाएगी तो समास की वही संज्ञा रह जाएगी, अव्ययी भाव तत्पुरुष इत्यादि ही। इसलिए पहले समास संज्ञा कर लेंगे, उसके बाद जो जो उपलब्ध होगा अव्ययी भाव की स्थिति अव्ययी भाव संज्ञा तत्पुरुष इत्यादि। तो प्राग की आवृत्ति कर लेंगे, प्राग इति आवर्तते, तो प्राग समास बन गया। प्राग की प्राग का अन्य कहा जाएगा? समास। तो प्राग समास मतलब पहले समास हो जाएगा, फिर अव्ययी, ठीक है। और अगर आ कडारात कहते, प्राग कडारात नहीं कहते, तो आ मतलब कडार पर्यंत समास का अधिकार जाता है। तो ये अर्थ लाभ तो हो जाता कि कडार सूत्र पर्यंत समास का अधिकार है, किंतु यह लाभ नहीं होता कि प्राग समास तथा अव्ययी भाव, प्राग समास तथा तत्पुरुष, इस प्रकार से अव्ययी भाव इत्यादि सभी संज्ञाओं का समुच्चय नहीं हो पाता। तो उसके समुच्चय के लिए किसका ग्रहण किया गया है? प्राग का ग्रहण किया गया। समझ में आया कि नहीं? आगे जी। जी भैया, है ना। इसलिए आ कडारात ना कहिए, कुछ आ कडारात भी कहते तो भी मर्यादा विधि दोनों अर्थ में आंग उपसर्ग है ही। तो मर्यादा अर्थ में जब लेते तो कडारा सूत्र को छोड़कर उसके प्राक ये अर्थ तो आ जाता है कि नहीं। तो लेकिन उस आम का उपयोग इन्होंने न कर उपयोग किया, तो ये गौरव हुआ। तो गौरव यहाँ क्यों? तो गौरव करने का यही कारण था कि प्राक की आवृत्ति करना है। तो प्राक की आवृत्ति करेंगे तो प्राक समास तथा अव्ययी भाव इत्यादि रूप में सभी संज्ञाओं का भी सन्निवेश हो जाए, लेकिन पहले समास हो, इसलिए प्राक को यहाँ पे रखा गया। तो प्राक कडारा समास कडारा कर्मधारय इति सूत्रतः प्राक समास इत्यभिक्रियते। ठीक है, सभी को स्पष्ट है? जी जी आगे बोलिए। आगे
सह सुपा सह सुपा सुपा क्या लिखा है? सह इति योगो विभज्यते सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते योग विभागस्य इष्टसिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिङन्तोत्तरपदोऽयं समासः स च छन्दस्यैव पर्यभूषयत् अनुव्यचलत् सुपा सुप्सुपा सह समस्यते समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम्। ठीक ठीक। अब देखिए सह सुपा ये सूत्र है, ठीक है। तो सह सुपा सह इति अव्यय पदम क्या है? अव्यय पद है, ठीक। सुपा क्या है? तृतीयांत। सुपा क्या है? तृतीयांत है। सुप सुप्रत्याहार है, सुप्रत्याहार घटित जितने आएंगे वो सुप में, और क्योंकि वो प्रत्यय है तो प्रत्यय ग्रहणी अस्मात् तद सदादेश सुबंतस्य ग्रहणम परिभाषा है। तो प्रत्यय के ग्रहण में सुबंत का ग्रहण होता है। संक्षेप में नियम है प्रत्यय ग्रहणे तुरंतक ग्रहण, इसी को संक्षेप में क्या कहते हैं? प्रत्यय ग्रहणे तुरंतक ग्रहण। अब वो पूरी कैसे परिभाषा? प्रत्यय ग्रहणे अस्मात् सविहित सदादेश तुरंतस्य ग्रहण, इस प्रकार उसका आकार। तो सुप से ले लिया जाएगा क्या? सुबंत। सुप से किसका ग्रहण होगा? सुबंत का। कैसे? प्रत्यय ग्रहण परिभाषा, प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के द्वारा सुप से सुबंत का ग्रहण कर लेंगे। दो ही पद हैं, एक है सा, एक है सुपा। अब यहाँ पे योग विभाग कर रहे हैं। इष्ट सिद्ध्यर्थम योगो विभज्यते। नियम क्या नियम है? इष्ट सिद्ध्यर्थम योगो विभज्यते। पंडित जी लोग इष्ट सिद्ध्यर्थम योगो विभज्यते। हाँ, इष्ट सिद्ध्यर्थम योगो विभज्यते। इष्ट सिद्धि के लिए योग विभाग करना चाहिए, ठीक है। योग योग माने योग नाम तो योग नाम सूत्रम, योग कहते हैं सूत्र को। पद पाठ संहिता पाठ के रूप में उपलब्ध रहता है, तो योग विभाग करके रोज का काम होता है। तो सह सुपा में सह का योग विभाग कर लेंगे। पूरा सूत्र है सह सुपा, ठीक है। अब उसमें योग विभाग कर लिया, तो योग विभाग कर लिया तो दो खंड हो गया। क्या? एक सह रह गया और एक क्या बच गया? सुपा, ठीक है जी। अब एक क्या सूत्र है? सुबह मंत्र के परांगवत स्वरे। इस सूत्र से सुप को ले आएंगे। क्या ले आएंगे? सुप को, ठीक है। और उसका विभक्ति भी परिणाम करेंगे, प्रथमांत में बना लेंगे। और यहाँ सुप तृतीयांत है ही, तो दूसरा अर्थ निकलेगा सूत्र का कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। वह कैसे निकलेगा? जो सुपा अलग है पृथक, और सुबह मंत्र के परांगवत स्वरे, इस सूत्र से जो सुप आएगा उसका विभक्ति परिणाम करेंगे। अब अर्थ होगा कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, ये दूसरा अर्थ। और जो पहला अर्थ करेंगे सह के साथ, तो अब देखिए सह सुपा सूत्र में योग विभाग कर दिए तो दो हो गया। एक सूत्र रह गया केवल सह, और दूसरा सूत्र क्या बन गया? सुपा। सुपा समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी जी। योग विभाग कर दिया, पूरा सूत्र था सह सुपा, योग विभाग कर दिया हमने तो एक सूत्र बन गया सह, दूसरा सूत्र उसके नीचे आ गया सुपा, सुपा जी। अब सह जो है, वह जो सह है, उस सह जो सूत्र बचा है उसमें जब अनुवृत्ति आएगी सुप की, है कि नहीं? तो अब वहाँ सुप की अनुवृत्ति इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे सुपा का क्या कर दिया गया है? योग विभाग। अगर सुबंत के साथ समास करना रहता, है कि नहीं, तो वह सह सुपा इस संपूर्ण सूत्र से होता ही, सुबंत के साथ समास, है कि नहीं? जी आ रहा है कि नहीं? जी। और जब सुपा को पृथक कर दिया गया
तो अर्थात वह समास जो होगा वो सुबंत के साथ नहीं समर्थ के साथ, किसके साथ होगा? सुख के साथ, अर्थ के साथ। समर्थ सुबंत हो जरूरी नहीं है, क्योंकि सुपा का तो योग विभाग कर दिया गया ना। सुपा सूत्र से सुपा और सह का योग विभाग हो गया, सह पृथक हो गया। तो अब सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? समर्थेन सह समर्थते, है कि नहीं? सुबंत का समास किसके साथ होगा? समर्थ के साथ। और दूसरा जो नीचे सुपा है और उसमें फिर से जब सुख की अनुभूति आएगी तब अर्थ होगा सुबंतम। दोनों का अलग अलग है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें हो रहा है। हो रहा है गुरु जी। देखिए सूत्र क्या है? ससुपा, ठीक है जी। ससुपा सूत्र में सह का हमने क्या कर लिया? योग विभाग कर लिया, ठीक है जी। अब एक सूत्र है पीछे, क्या? सुबह मंत्र के परांगवत स्वरे। इस सूत्र से सुख की क्या कर लिए हम? अनुवृत्ति कर लिए, ठीक है जी। वो सुख जो अनुवृत्ति की है वहां तो षष्ठंत था सुबह में, यहाँ क्या कर दिया? उसका क्या कर दिया? विभक्ति परिणाम। हाँ, तो अब उस प्रकार से जब विभक्ति भी परिणाम कर दिए, विभक्ति भी परिणाम करने के कारण तब अर्थ क्या हो जाएगा? और क्या क्या करेंगे? तो सुबह मंत्र के परांगवत स्वरे से शुभ की अनुवृत्ति ले आएंगे और इसको कहाँ जोड़ेंगे? सह के साथ। अभी सह सूत्र का चल रहा है, क्योंकि आगे सुबह का योग विभाग पृथक पृथक हो चुके हैं। केवल पहले सह का विचार करेंगे फिर सुबह का, ठीक है। तो जो सह है यहाँ पे सुबह मंत्र के परांगवत स्वरे, इस सूत्र से शुभ की अनुवृत्ति आएगी, शुभ, ठीक। और प्रत्येक ग्रहण परिभाषा के द्वारा तदंत विधि हो जाएगी, ठीक है। दो बात हो गई। तो सुप जो सुप आया है सुबह मंत्र के, उस सुप का अर्थ हो गया सुबंत, ठीक है जी। और सह की तृतीया होगी। अब देखिए प्रत्येक ग्रहण परिभाषा से तदंत का ग्रहण हो गया और समर्था पदविधि ये सूत्र आ ही रहा है, उपस्थित होगा, है कि नहीं? समर्थ ग्रहण की अनुवृत्ति हो जाएगी, समर्थ ग्रहण की क्या हो जाएगी? अनुवृत्ति हो जाएगी, अनुवृत्ति। हाँ, और तृतीया के रूप में उसका विभक्ति भी परिणाम हो जाएगा, ठीक है। तो अब अर्थ क्या हो गया कि सुबंतम समर्थेन सह समस्यते। क्या अर्थ हो गया? सुबंतम समर्थेन सह समस्यते। ये अर्थ किस सूत्र का है? सह सूत्र का। केवल सह का है, सह सुपा का नहीं, केवल सह का है। क्योंकि सह सुपा में हमने सह का योग विभाग कर लिया। अब सह का योग विभाग कर लिया, फिर वहां पे सुबह मंत्र के परांगवत स्वरे, इस सूत्र से सुख की अनुवृत्ति आए, विभक्ति भी परिणाम और प्रत्येक ग्रहण परिभाषा से तदंत विधि। तो सुख का अर्थ हो गया सुबंतम, ठीक है जी। और समर्थ पद विधि सूत्र से समर्थ आ ही रहा है, क्योंकि पद संबंधी विधि समर्थाश्रित होती है। तो समर्थ पद भी उपस्थित हो रहा है, तो समर्थ भी उपस्थित हुआ, उसका तृतीया विभक्ति के रूप में विभक्ति भी परिणाम किया, ठीक है। तो अब क्या अर्थ हो गया? सुबंतम समर्थेन सह समस्यते। क्या अर्थ हो जाएगा? सुबंतम समर्थेन सह समस्यते। ठीक है, सभी को समझ में आ गया अर्थ? जी हाँ जी जी भैया। इसी को इन्होंने यहाँ लिखा है सह इति योगो विभज्यते। सह का क्या कर देंगे? सह का योग विभाग कर देंगे, ठीक है। अब ये सह के योग विभाग करने का फल क्या मिला? अब आगे उसकी वृत्ति लिख रहे हैं, सुबंतम समर्थेन सह समस्यते, ठीक है जी। और आगे योग विभागस्य इष्ट सिद्ध्यर्थ तत्वात् कतिपय तिङन्तोत्तर पदोयम समासः। योग विभाग क्यों है? इष्ट सिद्ध्यर्थ तत्वात्, माने इष्ट सिद्धि के लिए योग विभाग होता है। पहले बता दिया इष्ट सिद्ध्यर्थम
योगो विभज्यते। विभज्यते। और वही चीज को ये लिख रहे हैं कि योग विभाग से इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिङन्तोत्तर पदोयम समास। यह जो समास है कौन सा समास? इस योग विभाग के द्वारा होने वाला जो समास कौन सा समास? सह से योग, सह का योग विभाग से होने वाला समास। हाँ, सूत्र घटित जो सह पद है उस सह पद के योग विभाग से जन्य जो समास है कि नहीं? वह समास क्या है? कतिपय तिङन्तोत्तर पदोयम समास। वह कतिपय तिङन्तोत्तर पद के साथ भी होता है। देखो कैसे भैया, और यह वेद में ही होता है ना? सच छंदस एव, छंद माने वेद है नहीं? तो सच जी छंदस एव क्या लिखा है? छंदस एव। हाँ, वृत्ति पढ़िए क्या लिखा? योग विभाग श्रेष्ठ सिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिङन्तोत्तर पदोयम समासः स च छन्दस्यैव पर्यभूषयत् अनुव्यचलत् सुपा सह समस्यते समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम्। ठीक है, तो अब ये योग विभाग क्यों किया? ये प्रश्न हुआ कि भाई योग विभाग क्यों आप किए? तो बोले योग विभाग हमने किया इष्ट सिद्धि के। क्या है इष्ट सिद्धि? बोले कतिपय तिङन्तोत्तर पदों के साथ भी समास होता है। कहाँ होता है? वेदों में होता है। तो उसका उदाहरण दिया इन्होंने अनुव्यचलत और पर्यभूषयत। क्या क्या उदाहरण दिया? अनुव्यचलत पर्यभूषयत। अनुव्यचलत और पर्यभूषयत, इस प्रकार से जो ये दो उदाहरण दे रहे हैं, ये दोनों उदाहरण कहाँ के हैं? वेद के। वेद के। तो अब यहाँ हुआ है समास। क्या हुआ है? समास हुआ है। पर्यभूषयत में परि है और वहाँ पे मान लो भूष धातु ही है तो अभूषयत वहाँ बनेगा, परि उपसर्ग है तो पर्यभूषयत यह जो तिङन्त पद है कि नहीं? जी। तो यहाँ पे जो परि है, परि क्या है? उपसर्ग समर्थ। समर्थ है कि नहीं? जी। परि जो समर्थ सुबंत। अब उसका जब हम अभूषयत किसके साथ समास करेंगे? क्रिया तिङन्त है कि नहीं? वह तिङन्त क्या है? सुबंत नहीं है। जब परि क्या करेंगे अभूषयत के साथ, तो जो परि है वह तो सुबंत है, लेकिन जो अभूषयत है वह क्या नहीं है? सुबंत नहीं है। अब इसीलिए योग विभाग किया। अगर सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते, सुपा का अर्थ करते योग विभाग न करते, तो जो सुबंत है परि, जो सुबंत है अनु, उसके बाद भी, इन सबका अचलत और अभूषयत इन सब के साथ समास नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? ये जो परि तिङन्त होने से, अभूषयत तिङन्त होने से। जो परि है वो अव्यय नहीं है, ये सुबंत है क्या? अव्यय भी तो सुबंत ही होंगे। सुबंत जी है कि नहीं? अरे भाई साहब, सुबंत तो आता ही है, सब विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है कि नहीं? जी भैया, ठीक। हाँ, वो सुबंत के उनसे विभक्ति का लोप हो जाता है, वो सुबंत में ही। ठीक है जी। तो वो तो सुबंत है, लेकिन अभूषयत सुबंत नहीं। तो सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते सह सुपा से इष्ट सिद्धि नहीं होती। ऐसे ही अनुव्यचलत में अनु भी अचलत है, तो अचलत का किसके साथ पहले करेंगे? वी के साथ, माने व्यचलत। यहाँ पे एक समास, फिर व्यचलत का अनु के साथ करेंगे, अनुव्यचलत। यहाँ दो समास। ठीक है, तो जब वी का अचलत के साथ समास करने चलेंगे तो सुबंतम सुबंतेन यहाँ होगा नहीं, क्योंकि अचलत क्या है? तिङन्त है। और फिर व्यचलत ये तिङन्त बन गया, फिर इसका अनु के साथ करेंगे तो भी नहीं होने पाता। क्यों? क्योंकि व्यचलत तिङन्त है। तो सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते, जब सुपा का अर्थ हम ये करते तब इष्ट सिद्धि नहीं हो पाती।
क्या है स्थिति कि जो वेदों में अनुव्यचलत परिभूषित इत्यादि रूप में तिङंतोत्तर पदों के साथ समास किया गया है, वो सब कैसे होती है कि नहीं? जी गुरु जी, यहाँ पर लोक में भी अवगच्छति, अनुपठति इत्यादि प्रयुक्त होते हैं। हाँ, उनमें लेकिन जी लोक में समास की आवश्यकता नहीं रहती है। लोक में तिङंतों के साथ समास नहीं होता है ना, और तिङंतोत्तर पदों के साथ समास केवल वेद में ही प्रयोग है। लोक में तिङंतोत्तर पदों के साथ समास नहीं प्राप्त नहीं है ना। प्रयुक्तानाम अन्वाख्यानम, जो प्रयुक्त है उनका अन्वाख्यान है, और वेदों में समास प्राप्त है, लोक में तिङंत के साथ समास नहीं। ठीक है जी। और वहाँ पे समास करने के कई फल होते हैं ना, उदात्त वगैरह, शेष निघात वगैरह, ये सब उसके क्या है, फल है। वेदों में तिङंतों का जो समास कर देंगे तो समास होने के कारण क्या होगा, जो समास होता है वो समास अंतोदात्त होता है, तो अंतोदात्त होने के कारण जो अनुव्यचलत इत्यादि वो अंतोदात्त हो जाएंगे, ये उसका फल मिलेगा, है कि नहीं। लोक में इस प्रकार के प्रयोगों का कोई फल नहीं है, और वहाँ इसलिए तिङंतों के साथ लोक में समास नहीं। इस योग विभाग इष्ट सिद्धि के लिए है। वह इष्ट सिद्धि क्या है, वेद में घटित जो ये अनुव्यचलत इत्यादि प्रवृत्ति योग हैं, इन सब में समास की उत्पत्ति। ठीक है जी। अब देखिए, तो इस प्रकार से हो गया। और अगर लोक में क्या कर दे, समास कर देंगे, तो लोक में तिङंत के साथ समास या होके क्या होने लगेगा, वादी की उत्पत्ति, है कि नहीं। अगर अवगच्छति बना दिए और समास होने के बाद फिर समास अत्यंत प्राकृतिक संज्ञा होकर फिर वादी की उत्पत्ति होने लगेगी, है कि नहीं। तो अब इस प्रकार से इन सब की उत्पत्ति होगी, और कहीं कहीं समस्याएं भी आएंगी। क्या समस्या आएगी, उत्पत्ति रूप समस्याएं। गच्छति बनाए तो अब अवगच्छति में क्या होगा, समास अगर कर दिया, गम धातु माने गच्छति क्रिया के साथ अव सुबंत का, कि सुबंतम समर्थेन सा समर्थन, तो अवगच्छति समास अत्यंत प्राथमिक संज्ञा, वादी उत्पत्ति होने लगेगी, है कि नहीं। और बहुत सारी समस्याएं हैं, ह्रस्व इत्यादि होने लगेगा, जहाँ दीर्घ रहेगा, जब अव्ययी भाव हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण क्या दिए, जैसे कुरुते बनता है, प्रकुरुते धातु है, जब आत्मनि पद बनाएंगे प्रकुरुते। अब अगर कुरुते या क्या है, हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ जी जी। तिङंत है, तिङंत भैया। हाँ, तिङंत हम बता रहे हैं कि जैसे प्रकुरुते, अब प्रकुरुते में अगर समर्थ के साथ प्र का समास कर देंगे लोक में, ठीक है, तो लोक में समास कर दिया, और समास कर दिया और अव्ययी भाव हो गया। अव्ययी भाव हुआ तो क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। नपुंसक लिंग हो गया, क्या होगा, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक। क्या सूत्र लगेगा, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक, तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक लगने लगेगा। जो प्रकुरुते है दीर्घ, उसे क्या करने लगेगा, ह्रस्व कर देगा, है कि नहीं। ये सब तमाम प्रकार की समस्याएं जो है आएंगी कहाँ, लोक में तिङंत के साथ समास करने। इसलिए कहा सच छंदस एव, वह जो तिङंतोत्तर पद समास है वह कहाँ होता है, वेदों में ही होता है। वेद में। ठीक है, अनुव्यचलत परिभूषित, ये दोनों आ गया कि नहीं आया? जी आ गया। अब देखिए, अनुव्यचलत है तो ऐसा नहीं है कि अनु भी चलत तीनों का साथ में समास होगा, यह भी समझ लीजिए। तो व्यचलत है, पहले अचलत का समास किसके साथ करेंगे, वी के साथ, ठीक है, व्यचलत बन जाएगा। भैया वहाँ यण नहीं हो जाएगा? नहीं होता। कहाँ पे? अरे वी और अचलत पे तो व्यचलत होगा नहीं। यण तो होगा ही, यण से क्या समस्या है?
तो फिर वहां समास कैसे संभव है? अरे समास होता है उसके बाद में होगा यण संधि इत्यादि। जैसे समास कर देते हैं क्या, क्या नाम हरि समास हो गया, अब दैहिक हरि या स्थिति बन गई तब न संधि होगा। हाँ हाँ समास होने के बाद गति लोग सब संधि होगी। ठीक ठीक। तो भी है चलत है, समास हो गया, भक्ति लोक हो गया, अब बन गया गचलत। यहाँ अचलत ये समर्थ के साथ बी का समास किए, ठीक है। अब यह जो गचलत यह तिङंत है, अब इस तिङंत उत्तर पद का किसके साथ समास करेंगे? अनु के साथ। ठीक है नहीं, क्योंकि जो अव्ययी भाव समास होता है यह अव्ययी भाव समास क्या दो दो ही पदों का होता है। कितनों का होता है? दो पदों। अव्ययी भाव और तत्पुरुष ये सब कितने पदों के होंगे? दो पदों। उसके बाद अगर तीसरे का करना है तो पहले दो पदों का समास करके एक पद बना लिया, फिर उसका एक पद के साथ कर दिया, ठीक है। जैसे अनुगचलत में समझ में आ रहा है सबको? जी तो सच छंदस एव यह जो है छंद में ही समास होता है, इस प्रकार यहाँ पे इन्होंने सब बता दिया, ठीक है। और लोक में करेंगे तो बड़ी समस्याएं आएंगी, स्वादी की उत्पत्ति होगी, ह्रस्व इत्यादि होगा, बहुत प्रकार के दोष आएंगे। इन सभी दूषण से निवृत्ति के लिए क्या है ये देखा गया है केवल वही समास, यहाँ पे समास वहाँ समास का फल क्या है? समास से समासांतोदात्त इत्यादि उस समास के फल हैं, ठीक है। अब चलिए मूल में लिखे हैं योग विभाग श्रेष्ठ सिद्धार्थत्वात् तस्मैतियंतोत्तर पदोयं समासः स च छंदः एव पर्यभूषयत् अनुव्यचलत्। इतना ये किस सूत्र का विवरण अभी तक था? जो योग विभाग, ठीक है। अब स के बाद बचा है क्या? सुपा। नीचे क्या बचा है? सुपा बचा है। और फिर क्या आया? सुबह मंत्र के परांगवत स्वरे, इस सूत्र से किसकी अनुवृत्ति आई? सुप की अनुवृत्ति आई, ठीक है। सुप की अनुवृत्ति आई, विभक्ति विपरिणाम हो गया। उसके बाद प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के द्वारा तदंत विधि हो गई। और इस सुपा के ऊपर जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है इसके ऊपर? सुपा के ऊपर कौन सा सूत्र है? सह। उस सह सूत्र से सह की भी अनुवृत्ति आ गई। किसमें? सुपा में। तो अब सुपा सूत्र में सह की अनुवृत्ति ले आए तो सह सुपा वो बन गया और सह सूत्र ऊपर है। उसके बाद सुबह मंत्र के परांगवत स्वरे, इस सूत्र से सुप की अनुवृत्ति ले आए, प्रथमा करके विभक्ति विपरिणाम प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से दोनों सूत्र क्या हो गए? तदंत विधि हो गई, ठीक है जी। अब अर्थ क्या हो गया? सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते। क्या अर्थ हो जाएगा? सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते। ये दूसरा अर्थ समझ में आया कि नहीं? सुपा का कैसे निकला? से देखिए, सुपा सूत्र है, सा का योग विभाग कर दिया। अब वो जो सा अकेले बचा तो उस सा में सुबह मंत्र के परांगवत स्वरे से सुख की अनुवृत्ति ले आएंगे, हाँ, और उसको कर लेंगे क्या? समान तो सुबंतम ये बन गया। समर्था पद विधि से समर्थ ले आएंगे, तृतीया विभक्ति विपरिणाम कर देंगे, प्रत्यय ग्रहण परिभाषा प्रत्यय में तदंत विधि हो जाएगी। तो अर्थ जाएगा सुबंतम समर्थेन सह समस्यते। ये ऊपर के सूत्र का अर्थ हो गया और उसका फल ये हुआ कि अनुव्यचलत इत्यादि में समास हो जाएगा वैदिक प्रयोग। उसके बाद नीचे सूत्र बचा है सुपा। योग विभाग के बाद जो बचा है वो है सुपा। अब सुपा में प्रत्यय विधि हो जाएगी, तदंत विधि हो जाएगी, तो अर्थ हो जाएगा सुप का सुबंत, तो सुपा तृतीयांत है, अर्थ हो जाएगा सुबंतेन।
और ऊपर का सूत्र जो सह है, सह की अनुवृत्ति ले आएंगे तो अर्थ हो जाएगा सुबंतेन सह, और सुबह मंत्र के परांगवत परे सूत्र से सुख की अनुवृत्ति ले आकर प्रथमा विभक्ति की परिणाम कर लेंगे, तदंत विधि वहां हो जाएगी। तो अर्थ क्या हो जाएगा? हाँ, सुबंतम सुबंतेन सह समस्यते, समर्थ पद विधि से समर्थ भी आ जाएगा, है कि नहीं? तो सुबंतम समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते, क्या अर्थ हो जाएगा? सूत्रार्थ सुबंतम समर्थ समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते, सुबंतम समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते। ठीक है, कितना अर्थ है? तो अब जब समास हो जाएगा फिर समास के बाद क्या होता है? कर्तव्य समास सूत्र से तात्विक संज्ञा होती है। चलिए आगे बोलिए, आगे क्या सूत्र है? सुको धातु प्रातिपदिक योग, इसी में लिखा है कि आगे सूत्र है? आगे है जी, सुको धातु प्रातिपदिक सूत्र। अच्छा, एक है वृत्ति इतयो अवयवस्य एतयो अवयवस्य सुको लुक् स्यात्। धातु प्रातिपदिक, एतयो माने धातु प्रातिपदिकयो हो, जो षष्ठी वहां किया तो अवयव अवयवी भाव षष्ठी कर लिया, इसलिए कर रहे हैं एतयो हो माने धातु प्रातिपदिकयो हो। हाँ, अवयवस्य सुपः लुक्, है कि नहीं? धातु प्रातिपदिक का अवयव जो सुख, उसका क्या होता है? लुक हो जाता है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं समास के बाद कैसे होगा। देखो भैया, यहाँ से पहले प्रयोग पे चलते हैं, वहीं से सूत्र को घटाएंगे। क्या प्रयोग बनाना है? भूतपूर्व, क्या बनाना है? भूतपूर्व ये बनाना है ना जी। हाँ, भूतपूर्व, तो पूर्वम भूतः इति पूर्वभूतः, पूर्वभूतः कहाँ बना है? भूतपूर्व ना, पूर्वम भूतः इति भूतपूर्व, भूतपूर्व। ठीक है, ये बनाना है। तो सब चीजें वही हैं, वृत्ति है। वृत्ति क्या है? वृत्ति के अर्थ को बताने वाला विग्रह है। विग्रह दो प्रकार का है, ये सब बातें वो बताएंगे। पहले यहाँ समास को बता रहे हैं, दूसरे का उदाहरण, पहले सा का उदाहरण दे दिए हैं, सुपा वाला उदाहरण दे रहे हैं, भूतपूर्व। तो पूर्वम भूतः ये हो गया लौकिक विग्रह। क्या हो गया? लौकिक विग्रह। ठीक है, जी। उसके बाद अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? पूर्व अम भूत सु। अलौकिक विग्रह क्या होगा? पूर्व अम भूत सु। अब इस स्थिति में सूत्र क्या लगा? सुको धातु प्रातिपदिकयो। अरे यार, समास पहले करेंगे ना। सुपा, ठीक है, तो जो सुपा है वो क्या किया? समास किया। उसका अर्थ क्या है कि सुबंतम समर्थक प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते। तो सुबंत यहाँ है क्या? पूर्व अम, उसका भूत सु, इस समर्थ सुबंत के साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास हो जाएगा। ठीक है, अब समास हो जाएगा तब लगेगा, क्या लिखे हैं? समासत्वेन प्रातिपदिकत्वम, इसके पीछे लिखे समास के द्वारा क्या हो जाएगा? उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ये समास हो गया, ये प्रातिपदिक संज्ञा। अब सूत्र लगेगा सुको धातु प्रातिपदिकयोः। क्या लगेगा? सुको धातु प्रातिपदिकयोः। एतयोः अवयवस्य सुको लोक। एतयोः माने धातु प्रातिपदिकयोः अवयवस्य सुप। यहाँ जो सुप है वो अवयव है, वो धातु प्रातिपदिक क्या है? अवयवी है। अवयव अवयवी भाव संबंध कर लिया है, इसीलिए षष्ठी में लिखा है। और भूत, ये दोनों क्या
नहीं आ रही थी भैया। पूछ रहे हैं कि पूर्व अम भूत सु इस स्थिति में जो अम और भूत के बाद सु है, पूर्व के बाद अम है, ये उस प्रातिपदिक का अवयव है कि नहीं है? उसी प्रातिपदिक का अवयव है भैया। जी इसलिए लग जाएगा सुको धातु प्रातिपदिकयोः एतयोः अवयवस्य, इन दोनों का अवयव जो क्या है? हम और सु है। इन दोनों का लुक हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का लुक हो गया। अब लुक हो गया तब क्या बचा? पूर्व भूत। क्या बचा? पूर्व पूर्वभूत। अब लिख रहे हैं भूत पूर्वे चरण निर्देशात भूत शब्द से पूर्व निपातः। भूत पूर्वे चरण 1999 सूत्र है ना, क्या है? 1999। भूत पूर्वे चरण जो है, यहाँ पाणिनि जी ने निर्देश किया है भूत पूर्व शब्द का। किसका निर्देश किया है? भूतपूर्व शब्द। भूत पूर्व शब्द के इस सूत्र के निर्देश से क्या करते हैं? भूत शब्द से पूर्व निपातः। पहले किसका निपात करना चाहिए? पूर्व का। भूत शब्द का पूर्व निपात करना चाहिए। भूत शब्द का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए, है कि नहीं? जो पूर्व भूत था वह क्या बन गया? भूतपूर्व। भूतपूर्व। अब एक देश विकृत न्याय न, क्योंकि एक देश विकृत मनन्यवत क्या है? एक देश विकृत मनन्यवत। एक देश विकृतम अनन्यवत। अन्यवत माने अन्यस्य इव अन्यवत, न अन्यवत अनन्यवत माने अपने ही तरह। अन्यवत माने दूसरे की तरह और अनन्यवत माने अपने ही तरह, है कि नहीं? एक देश विकृतम न अन्यवत माने एक देश विकृत हो जाने पर वह अन्यवत माने अनन्यवत माने न अन्यवत, है कि नहीं? अन्यवत नहीं हो जाता, जाता है छिन्ने पुच्छेपी छिन्ने पुच्छेपी स्वा स्वैव न चास्वो न च गर्दभः। छिन्ने पुच्छेपी स्वा स्वैव, पूंछ कट जाने पर भी क्या होता है? कुत्ता गधा बन जाता है कि घोड़ा? नहीं, न गधा न घोड़ा, ही रहता है। कुत्ता ही रहता। तो वही छिन्ने पूछे स्वा स्वा एव, पूंछ छिन्न हो जाने पर भी कुत्ता कुत्ता ही रहता है, न च स्व न च गर्दभः। तो उसी नियम से यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा पीछे हम लोगों ने किया ही था कृतधित समासार्थ सूत्र के द्वारा पूर्वभूत में, है कि नहीं? जी। भले ही विभक्ति का लोप हो गया, अर्थात उसका जो पूंछ था वो कट गया, लेकिन फिर भी उसमें प्रातिपदिक है ही, प्रातिपदिक संज्ञा उसमें विद्यमान। बात समझे कि नहीं? जी जी। तो फिर से प्रातिपदिक संज्ञा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे भूतपूर्व शब्द से क्या ले आएंगे? प्रथमाइक वचन में तू ले आएंगे, ऋतु विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा? पूर्व। समझ में आया कि नहीं? जी। अब यहाँ पे भूत पूर्वे चरट निर्देश क्यों करना पड़ा, ये बात बता दें, लिखा नहीं है तो। भूत पूर्वे चरट निर्देश ये क्यों लिख रहे हैं? भूत पूर्वे चरट की निर्देशात भूत शब्द से पूर्व निपात, ये लिखने की आवश्यकता क्या थी? क्यों? क्योंकि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम है। क्या है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन से। हाँ, समास विधायक शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम यत् पदम तत्पोध्यम लक्ष्यस्थम यत् पदम तदुपसर्जन संयम क्या है? नहीं, प्रथमा निर्दिष्टम क्या है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो समास विधायक शास्त्र जो उपा है उसमें सुबंतम है कि नहीं है? है। यह सुबंतम है कि नहीं है? है भैया।
है तो प्रथमा निर्दिष्ट पद क्या है? सुख, जिसका व्यक्ति परिणाम तदंत विधि हुई तो सुखंत बनेगा, है कि नहीं? प्रथमा निर्दिष्ट पद है और उससे बोध्य लक्ष्य में कौन कौन पद है? पूर्व भूत दोनों है, दोनों ही प्रथमांत है कि नहीं? जी भूत शुद्ध दोनों प्रथमांत है। नपुंसक लिंग है तो सुपवम हो गया है वो प्रथमांत है नहीं? तो प्रथमांत वो भी है, प्रथमांत वो भी है। जब हम लगाएंगे प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास विधायक शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट पद जो सुबंध तद्बोध्य लक्ष्य में पद भूत पद भी है, पूर्व पद भी है, दोनों का पूर्व प्रयोग प्राप्त है। क्या प्राप्त है? पूर्व प्रयोग। दोनों का पूर्व प्रयोग प्राप्त है तो एक बार उसका हो जाता, एक बार उसका हो जाता, है कि नहीं? जी। एक बार क्या बना लेते? एक बार भूत पूर्व बना लेते, पूर्व भूत है कि नहीं? उसी से काम हो जाता कि नहीं? भूत पूर्व तो बन ही रहा है एक प्रक्रिया से। कैसे बन रहा है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इसी से उपसर्जन को लेकर के, शास्त्रीय उपसर्जन को लेकर के पूर्व और भूत इन दोनों में पूर्व प्रयोग की स्थिति बनेगी तो पर्यायण दोनों का प्रयोग हो सकता है कि नहीं? तो लेकिन यहाँ इन्होंने निर्देश किया कि भूत पूर्व चरण के निर्देशात भूत शब्द से पूर्व निपात, तो ऐसा नहीं लिखे कि दोनों का पर्यायण होता। तो इसी बात को बताना है। देखो पूर्वम भूतः, एक जो पूर्व शब्द है, क्या है? पूर्व शब्द, यह उपसर्जन है। क्या है? उपसर्जन। उपसर्जन है क्योंकि इसका प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से क्या हुई है? उपसर्जन सम। और जो भूत है वो भी क्या है? उपसर्जन। वो भी उपसर्जन है क्योंकि उसकी भी क्या हुई है? उपसर्जन संज्ञा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, ठीक है। लेकिन जो पूर्व शब्द है उसमें लौकिक उपसर्जनत्व भी है। पूर्व शब्द में क्या है? लौकिक उपसर्जनत्व। लौकिक उपसर्जनत्व माने पूर्व शब्द विशेषण बनता है। पूर्व शब्द क्या रहता है? विशेषण। विशेषण में बनता है जी। क्या है? क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्व भेदिका। क्या कहा गया है? क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या पर्याय, संख्या सर्वस्व भेदिका। फिर एक बार मैं लिख रहा हूँ। क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्व भेदिका। जी समझ में आई? क्या? क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वत्र भेदिका। संख्या सर्वस्व भेदिका। जो काल होता है, कालवाची पद होते हैं, वो क्रिया के विशेषण होते हैं। क्रिया भेदाय, भेद माने विशेषण, भेद माने विशेषण। विशेषण। क्रिया भेदाय कालस्तु, जो कालवाची पद होते हैं वो क्रिया के क्या होते हैं? विशेषण। और संख्या सर्वस्व भेदिका, जो संख्यावाची पद होते हैं विशेष से नहीं बनते, वो सबकी क्या बनती है? विशेषण ही बनते है कि इतना समझे कि नहीं? जी। तो जो कालवाची पद है पूर्व, कालवाची पद क्या है? पूर्व। पूर्व है कि नहीं? वो किसका विशेषण बनता है? क्रिया का। यही तो बताए, क्रिया भेदाय कालस्तु, काल किसका विशेषण बनेगा? क्रिया का। तो क्रिया का विशेषण सदैव काल बनता है, कालवाची पद बनते हैं। तो इसलिए जो पूर्व पद है उस पूर्व पद में लौकिक उपसर्जनत्व विद्यमान है। क्या विद्यमान है? लौकिक उपसर्जन। क्योंकि वो सदैव लोक में भी और वैसे भी क्रिया का विशेषण बनता ही है कालवाची, तो उपसर्जनी भूत हुआ, तो लौकिक उपसर्जनत्व भी है
और उसमें शास्त्रीय उपसर्जनत्व भी है कि नहीं है? जी भैया। शास्त्रीय उपसर्जनत्व कैसे है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा उसमें शास्त्रीय उपसर्जनत्व है और वह क्रिया का विशेषण बनता है, इसलिए उसमें लौकिक उपसर्जनत्व भी है कि नहीं? तो अब जो पूर्व और भूत, यहाँ पे जो भूत पद है उसमें केवल शास्त्रीय उपसर्जनत्व है और जो पूर्व पद है उसमें लौकिक उपसर्जनत्व भी है और शास्त्रीय उपसर्जनत्व भी है। तो बलवान कौन हो गया? पूर्व पूर्व शब्द। तो पूर्व शब्द में लौकिक उपसर्जन शास्त्रीय उपसर्जन दोनों है, इसलिए वही बलवान है। तो बलवान होने के कारण केवल पूर्व का ही पूर्व में प्रयोग प्राप्त। इसमें लौकिक उपसर्जन तो कैसे हुआ? पूर्व लौकिक उपसर्जन तो है ही, क्योंकि लोक में वो क्या होता है? लोक में भी जो पूर्व शब्द है, कालवाची पद है, जो पूर्व आदि, उन सबका विशेषण के रूप में ही प्रयोग होता है कि नहीं? जी। पूर्व हो, अपर हो, ये सब दिशावाची पदों का जो प्रयोग होता है वो होता है विशेषण के रूप, विशेष के रूप में इनका प्रयोग हो। पूर्वा बाल का है कि नहीं, जो कुछ भी हो। तो लौकिक उपसर्जनत्व तो है कि नहीं है इसमें? पूर्वादि और शास्त्रीय उपसर्जनत्व भी है, प्रथमा निर्दिष्टम सूत्र के द्वारा सिद्ध। और जो भूत पद है उसमें केवल शास्त्रीय उपसर्जनत्व है। तो नियम है लौकिकोपसर्जनत्व समानाधिकरण शास्त्रीयोपसर्जनत्व ग्राह्यम। क्या नियम है? लौकिको, मैं लिख करके भेज दूंगा, आप लोग यहाँ मत लिखिए, मैं लिख कर भेज दूंगा ग्रुप, ठीक है? लौकिकोपसर्जन, अभी यहाँ समझ लीजिए, लौकिकोपसर्जनत्व समानाधिकरण शास्त्रीयोपसर्जनत्व ग्राह्य, माने लौकिक उपसर्जन का समानाधिकरण जो शास्त्रीय उपसर्जन, उसका ग्रहण करना चाहिए। तो ये दोनों उपसर्जन किसमें है? पूर्व में। पूर्व में। तो पूर्व शब्द का ही सदैव पूर्व प्रयोग प्राप्त होगा, भूत शब्द का किसी प्रकार भी पूर्व प्रयोग प्राप्त नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? जी। हाँ, तो भूत शब्द का पूर्व प्रयोग प्राप्त नहीं है, तो इसलिए पाणिनि जी को यह निर्देश करना पड़ा, मतलब भट्टो जी दीक्षित जी को पाणिनि जी का निर्देश दिखाना पड़ा कि भूत पूर्वे चरट। बात समझ में आया कि नहीं? भूत पूर्वे चरट, इस निर्देश के द्वारा उन्होंने बताया कि भूत शब्द का ही पूर्व में निपात हो, पूर्व शब्द का पूर्व में निपात न हो, है ना? चरट बोलिए, इसमें चरट का मतलब क्या है? इसमें अरे यार वो तो प्रत्यय, उसको छोड़ो, निर्देश भूत पूर्वे का है। भूत पूर्वे चरट ये सूत्र है कि नहीं? जी। क्या है? क्यों जी? जो भूत पूर्वे चरट है वो तो है ही। तो भूत पूर्वे चरट जो सूत्र है वह भूत पूर्वे चरट, इस सूत्र घटित जो, इस सूत्र घटक जो भूत पूर्व ये पद है कि नहीं? जी। वो तो चरट प्रत्यय करता है, वो बात छोड़ दो। यहाँ केवल प्रयोजन इतना ही है कि भूत पूर्वे चरट सूत्र घटित घटक जो भूत पूर्व ये पद है, यहाँ पे पाणिनि जी ने भूत शब्द का पूर्व प्रयोग किया है। इससे यह ज्ञापित होता है कि भूत शब्द का ही पूर्व प्रयोग होगा और इसका पूर्व शब्द का पूर्व प्रयोग नहीं होगा, है कि नहीं? जी। इसी निर्देश को, इसी रहस्य को बताने के लिए भट्टो जी दीक्षित ने यहाँ ये पंक्ति उद्धृत की, क्या कि भूत पूर्वे चरट इति निर्देशात पूर्व निपाता। नहीं तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, क्योंकि अगर केवल हम शास्त्रीय उपसर्जनत्व को लेकर के चलते तो एक एक बार दोनों का पूर्व प्रयोग प्राप्त ही था। भट्टो जी दीक्षित को नहीं लिखना पड़ता कि भाई भूत पूर्व तो एक बार बन ही रहा है, पर्याय, एक बार पूर्व भूत है, एक बार भूत पूर्व है नहीं जी। तो लेकिन जब वो बात है कि भाई भूत शब्द का पूर्व प्रयोग प्राप्त ही नहीं है, अभी तो
पूर्व शब्द का ही पूर्व प्रयोग प्राप्त होगा। इसके लिए इन्होंने निर्देश दिया कि नहीं भूत पूर्व निर्देशात भूत शब्द से पूर्व निपातः। ठीक है जी समझ में आ गया। जी तो अब आज इतना ही पढ़ाते हैं। ठीक है जी। वो ग्रुप में कैसे ज्वाइन होंगे? हाँ नंबर जो है वो कर दीजिए। चंदू आचार्य जी मैं भेजूंगा लिखा। ठीक जी। है सभी को। जी जी प्रणाम, धन्यवाद जी। धन्यवाद, प्रणाम।